नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। सुस्वागतम अनुपम जी। राम राम आपके सर। परम मित्र योगेंद्र यादव जी। पिछली बार तो राहुल गांधी थे अब योगेंद्र यादव हो गए। क्योंकि परम मित्र एक ही हो सकता है। पिछली बार आपने राहुल गांधी का जिक्र किया था, आपके परम मित्र राहुल गांधी। वो तो अभी भी हैं, तो परम मित्र कोई जरूरी थोड़ी है एक ही हो। तो आपके परम मित्र योगेंद्र यादव जी का फरमाना है कि इलेक्शन बेकार, संसद बेकार, निर्णय संसद से नहीं होंगे, सड़क से होंगे और इलेक्शन से भी नहीं होंगे। तो साहब ये तो आगे काम कैसे चलेगा, ये समझाएं थोड़ा। आपने जो फरमाना शब्द का प्रयोग किया एकदम सही किया, क्योंकि उन्होंने फरमान ही जारी किया है कि ना संसद का कोई मतलब है ना चुनाव का कोई मतलब है। बहुत दिन हमने ट्राई कर लिया, अब जो कुछ होगा सड़क पे फैसला होगा। तो ऐसा है कि योगेंद्र यादव बौद्धिकता में और बुद्धि में जो कुछ उनके कमी है उसको लहरा लहरा के, महरा महरा के, गा गा के, बोल के उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे उनकी जेल जाने की संभावनाएं कम नहीं हो जाती। आज जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पे ट्रेजन और सेडिशन दोनों चार्जेस बनते हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। योगेंद्र यादव बाकायदा अपने लंबे जेल प्रवास की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, the government मुझे has नहीं given लगता him कि a वो जेल the जाना government has चाहते given हैं। him a long rope and is going to hang himself. ये तो आप जाति कर रहे हैं हमारे, बताइए। आंदोलन जीवी एक ही तो है इतना बड़ा, उस आंदोलन जीवी को आप परम ऐसे मित्र मेरे हैं, सहानुभूति आपकी दिख रही है। ये मित्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनके जेल जाने के। जेल नहीं जाएंगे जेल में लंबा जेल जाएंगे। जिस तरह की बेकार बात आज इन्होंने करी है, मतलब जिसे कहते हैं, और जैसा मैं कह रहा हूँ फरमान जारी किया है इन्होंने। इस तरह की बातें अभी तक शर्जील इमाम और हर्षमंदर किया करते थे। एक जमाने में हर्षमंदर कह रहा था, लेकिन उन्होंने रिपीट नहीं किया इस बात को। उसने कहा था कि साहब आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरा विश्वास उठ चुका है, अब तो सड़कों पे फैसला होगा, कोर्ट पे भी नहीं होगा। यही बात शर्जील इमाम ने की। शर्जील इमाम जेल चला गया, हर्षमंदर बच गया, क्योंकि वो आपकी बिरादरी से आता है और इसलिए उसने कहीं से अपने पुराने बैचमेट्स के हाथ पैर जोड़ के अपने को जेल जाने से बचा लिया। योगेंद्र यादव तो आपकी बिरादरी से भी नहीं आते, ये तो 100% फंस जाएंगे। अब हर्ष मंदर हमारी बिरादरी से कुछ ही दिन तक रहे थे। खैर जो भी है, जब हमारे यहाँ एक इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार होता है, जब देखिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो अंतिम कार्यक्रम होता है वो होता है इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार। तो उस इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार में श्री श्री हर्ष मंदर जी पधारे थे और उनका बताया गया था कि साहब वो इफेक्टिव एसडीओ में क्या कर रहे थे। उस समय भी वो मध्य प्रदेश काडर के चूंकि हैं, तो मध्य प्रदेश काडर में वो बड़े इफेक्टिव हो रहे थे आदिवासी इलाकों। देखिए आप, उस समय भी वो जनजातीय इलाकों में काम करके इफेक्टिव हो रहे थे। अब हमें उस समय ये डीप स्टेट्स कुछ पता नहीं था। बिल्कुल जो बिल्कुल नए नए रॉ खिलाड़ी होते हैं ना, उस टाइप का हिसाब किताब था। तो हम लोग उस समय हर्षमंदर जी से बहुत ही प्रभावित थे। अरे ये तो ये इफेक्टिव एसडीओ के सेमिनार में बुलाया गया। अब पता चला कि साहब वो इफेक्टिव क्यों था। लेकिन साहब देख हर्षमंदर लीजिए। टाइप के लोगों के साथ बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये सब नौकरी छोड़ के आए थे कि साहब हम एनजीओ में अरबों में खेलेंगे, और एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो गया उनका। तो ये मतलब तो उनकी तो खेल एकदम, लिए अपने जमाने में, तो खेल लिए ना अरबों में, क्या हाँ दिक्कत है। खेल लिए, ये बात में वो दोहराए जब नहीं। जिसके बाद एक बार 2-4 अरब आ गए तो एक आध अरब तो रह ही जाता है। तो एक आध अरब काफी है, बाकी जितनी की निकालने के लिए बची ही कितनी है। हमारे आपकी जितनी ही तो बची है। मेरी तो कोई भरोसा नहीं, आपको ईश्वर लंबी आयु दे। बहरहाल हर्षमंदर जैसे तमाम लोग, हर्षमंदर अकेले नहीं थे, ऐसे तमाम लोग थे जो कि यहाँ पर एक लंबा खेल खेलने आए थे। और यहाँ पे एफसीआरए के लाइसेंस जब से सबका कैंसिल हुआ है, सब बड़े परेशान हैं। और
चले जाने दें आप एफसीआरए को, हर्षमंदर को। हकीकत ये कि योगेंद्र यादव भी इतना अनर्गल सर इसीलिए बोल रहे हैं, और आप म्यूट हो चुके हैं, और योगेंद्र यादव भी इतना अनर्गल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका भी एफसीआरए कैंसिल हो गया, वो जो एनजीओ चला रहे थे। अच्छा, वो कौन सा चला रहे थे? अरे वो चला, कोई? हाँ नहीं, मैं भी देख के बताता हूँ, मैंने उसका नाम कहीं नोट किया था। पहले तो वो सीएसडीएस वगैरह में काम किया करते थे। सीएसडीएस को भी सरकारी पैसे आने बंद हो गए। सीएसडीएस के भी बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तो आज जो है वो मुझे कुछ बड़े विचित्र विचित्र और बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। अभी दीपके कह रहे हैं कि साहब ये जितने भी गुंडे थे, पहली बात उन्होंने माना कि गुंडे थे उसमें, ये सारे गुंडे बीजेपी ने भेजे थे, एक बात। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि उन्हीं गुंडों को छुड़ाने के लिए या उन्हीं गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो उसके लिए उनके जो बाप हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो मंदिर मार्ग थाने में बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले। तो थोड़ा समझना है। कौन बैठा था? केजरीवाल बैठे थे क्या? ऐसा बताया गया। देखिए ऐसा है, अब हो रही है वर्चस्व की जंग, और बड़ी जबरदस्त हो रही है। केजरीवाल ने इतनी मेहनत करके अपने चिल्लरों से, कॉकरोचों से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कराया, आंदोलन खड़ा हो गया तो सड़क पे लेट के महफिल लूट गए राहुल गांधी, सड़क पे लेट गए और उनकी जिंदगी की वो इच्छा पूरी हो गई कि 4 आदमी उनको 4 पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं, और उनके कान में भी फुसफुसा रहे हैं कि मोदी को हटा दो राहुल जी। तो अच्छा, ये भी कमाल की बात है, वो पुलिस वाले इनके कान में फुसफुसा रहे हैं कि मोदी को हटा दें, उन्होंने उनको घूसे घूसे भी मारे। ये दोनों बातें कैसे संभव है? बहरहाल तो हाँ, तो महफिल, अच्छा नहीं, उसके बाद इसको देखकर बौखला गई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। तो केजरीवाल ने अपने खास गुर्गे को इसमें लगाया, और संजय सिंह ने पोस्ट किया कि राहुल गांधी को वहां पर अनशन पे बैठने की या फिर धरने पे बैठने की इजाजत खुद नरेंद्र मोदी ने दी। यहां तक तो ठीक था, यहां तक भी ठीक था कि एनवी श्रीनिवास ने पलट के और कांग्रेसियों ने पलट के संजय सिंह को गालियां दी। लेकिन बात बिगड़ी कहां से? बात बिगड़ी तब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने संजय सिंह को झूठा ठहरा दिया और कहा अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, इतनी बढ़िया एकता बनी है, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। और उसी वक्त केजरीवाल को समझ में आया कि मेरे हाथ से आंदोलन और आंदोलन का नेतृत्व दोनों निकल गया। आंदोलन का क्रेडिट लूट ले गए राहुल गांधी, और आंदोलन का नेतृत्व मैंने जिस कॉकरोच के हाथ में दिया था, दीपके के हाथ में, वो तो साहब पलट गया। तो उसी रात से एक नया खेल शुरू हुआ कि दहिया बाहर तो हो ही, दहिया पहले ही बाहर हो गया था, सौरभ दास की प्रवक्ता के अलावा हैसियत नहीं है। तो आपने दीपके को नीचे बैठाकर उनकी जगह 2 रातों से, 2 दिनों से आप देखिए मुख्य जो भाषण करता है इस मंच से, वो है आशुतोष राका। आशुतोष राका जो कि सन 2000 यानी 26 साल से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। तो बागडोर पूरी आशुतोष राका के हाथ में दी गई। अब ये बात दीपके को बर्दाश्त नहीं हुई, तो दीपके के गुर्गों ने जाके आशुतोष राका से मंच पे ही इस्तीफा मांगा। कहा तुम तो भगोड़े हो, कायर हो, जब प्रदर्शन हो रहा था तुम भाग खड़े हुए थे, तुम भाग खड़े हुए थे, तुम वहां थे नहीं। दूसरी तरफ जो दहिया है वो अपनी सफाई में कह रहा है कि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगाने वाले तो दीपके को भी कहते हो प्रदर्शन से भाग गया था ट्रक पे चढ़ के। तो अब आप देखिए, नहीं, और उसने ये भी कहा कि अगर मैं बर्गर खा रहा था तो ये भी कचौड़ी खा रहा था। हाँ, ये भी कचौड़ी खा रहा था। उन्होंने कहा आरोप तो दीपके, यानी दहिया दीपके पे आरोप लगा रहा है, दीपके राका से इस्तीफा मांग रहा है। आप देखिए, एक कमाल का खेल हो रहा है, और राका जो है वो दोबारा हिंसा पैदा कर रहा है। केजरीवाल किसी तरह इस आंदोलन के नेतृत्व को वापस अपने हाथों में लेने के लिए बेचैन। सारा खेल इस बात का है, क्योंकि आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने वहां पे धरना किया, तो धरना के बाद जब गिरफ्तारी शुरू हुई, उनको उठाकर बस में ठूसा जा रहा, तभी बाहर टीवी पे खबर देखकर अखिलेश यादव भागे भागे पहुंचे, बोले हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हम भी प्रदर्शन में थे, हमको भी लाद दो। तो उनको भी उठाकर बस में डाला गया। तो बस में वो जाके ड्राइवर के आगे एकदम बगल में जाके बैठ गए और वहां से जाके हाथ हिलाने लगे।
कि यहाँ तो और संसद के अंदर तो उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी और मोदी मिले हुए हैं। तो आप देखिए कि हर आदमी पर आरोप लगा रहा है। एवरी पर्सन इज ब्लेमिंग एवरीवन। तो ये एकदम, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, विद्वानों में मतभेद का ये क्लासिकल नमूना है। कोई आदमी किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। और यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि साहब आम आदमी पार्टी चंद्रशेखर जाटव और ओवैसी, इन दोनों को शायद उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में अपना समर्थन दे। हालांकि उनके पास कितना समर्थन है वही जाने, लेकिन नोटा से आधा वोट मिलता है उनको। तो लेकिन आपको मालूम है संजय सर की संजय सिंह ने इस बीच उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पद यात्राएं कर डाली। 4 पद यात्रा भाई। मैंने अपने पैदल चलने में की नहीं की भाई, 4 पैदल चलने का उसको पहले भी तजुर्बा था, लेकिन पहले वो एक सिनेमा हॉल के इर्द गिर्द घूमता था, अब वो पूरे स्टेट में घूम रहा है। दर्शकों बताएं उस सिनेमा हॉल का नाम क्या है? शुभम टॉकीज है क्या, अगर ठीक मुझे याद है। कोई नहीं, अपने दर्शकों से पता कर लेते हैं। जो भी सुल्तानपुर के हों वो बताइएगा उस टॉकीज का नाम क्या है। हम इनका नाम बदल के शुभम सिंह कर देंगे, यदि शुभम टॉकीज है वो। तो देखिए पॉइंट ये है कि ये जो दंगा हुआ, उस दंगे में ये बताया जा रहा है कि जो मैन पावर की सप्लाई है वो तो समाजवादी पार्टी और आपके भीम पार्टी ने, भीम सेना ने, चंद्रशेखर रावण ने इन्होंने की। पैसे वैसे का खर्चा जो है वो सारा का सारा जो है वो पूरा इंतजाम वो केजरीवाल का है, आम आदमी पार्टी का। और जो भीम पार्टी ने क्या किया, आई डिड नॉट गेट दैट। भीम पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था? ये वो जो दंगाई भेजे ना, वो दंगाई जिन्होंने पत्थर चलाए, हाँ वो सब हाँ किए हाँ सब, हाँ हाँ हाँ। वो समाजवादी पार्टी और भीम पार्टी के। और पैसा, ऑर्गेनाइजेशन और ये सब बैकअप वगैरह, फॉरेन फंडिंग, ये जितना भी है ये सब ऑर्गेनाइज कर रखा है हमारे श्री केजरीवाल जी ने। और बाकी बहुत सारा कुछ वहाँ का लोकल व्यवस्था, खाना वाना, ये सब कम्युनिस्टों ने कर रखा है। तो ये एक योजनाबद्ध पूरी योजना से किया हुआ कार्य चल रहा है। मेरे यहाँ प्रयागराज तो बता रहे थे कि अलीगढ़ एएमयू वगैरह के जो छात्र छात्राएं घर पर आए हुए, जो पूर्व छात्र छात्रा हैं, जो छोड़ भी चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनको टिकट दे के बुलाया जा रहा है वापस, टिकट भेज के। हाँ, तो वो तो समाजवादियों के तो बहुत निकट है ही, उसमें तो कहाँ प्रॉब्लम है। इसमें जो है हमारे राहुल गांधी जी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो वो भी इसमें एंट्री चाहते हैं, लेकिन जंतर मंतर पे जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको बहुत ये गलत लग रहा है कि साहब ये देखिए कि कल का केजरीवाल ये हर जगह मेरी लंका लूट लेता है। इसने दिल्ली में मेरी लंका लूट ली, इसने पंजाब में मेरी लंका लूट ली, और यहाँ जंतर मंतर पे भी मेरी लंका लूट रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है। तो ये जो है ये फंडामेंटल लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर है एक। और दूसरी ऑफ कोर्स आपको पता चलिए साहब, वो इंटरनेशनल भी है, उसमें रेमिफिकेशंस और बाकी जो डीप स्टेट भी है उसके अंदर। चर्च वाले पादरी लोग जो हैं वो आज वॉक करके गए थे उनको समर्थन देने। तो एफसीआरए का एंगल तो है ही बहुत बड़ा, उसमें तो कहने की बात ही नहीं। तो ये सारे जो हैं वो लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं, और साथ में हमारे दिल्ली पुलिस की इनकॉम्पिटेंस है, जो कि तीसरी बार लगातार फेल हुई है। एक बार फेल हो जाओ तो ये कह सकते हैं कि भाई चलो पता नहीं था, दूसरी बार फेल हो जाओ तो कहते कि नहीं मैंने तो की इस बार, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आ गई, कोई षड्यंत्र हो गया। तीसरी बार फेल हो जाओ तो आपको अकुशल और अक्षम कहने के अतिरिक्त और क्या शब्द बचता है? देखिए एक चीज और भी है, इस समय मैं मानता हूं कि इस देश में नेता विपक्ष का चुनाव चल रहा है। जैसा कि भी आपने बताया कि केजरीवाल ने
मोदी को क्या डैमेज किया है? केजरीवाल ने तो जो पहला चुनाव लड़ा था तो कहा था कि एक वोट मोदी का एक मेरा, यही तो कहा था ना उसने, जो पोस्टर छपवाए थे ना कि बड़ा वोट मोदी का, छोटा वोट मेरा। उसने मोदी क्या डैमेज किया? मोदी के खिलाफ एक उसमें काशी में उसने चुनाव लड़ा था, अपनी हैसियत देख ली। उसने अगर डैमेज किया है तो दिल्ली से उसने कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार हटाई, खुद मुख्यमंत्री बना। पंजाब से उसने कांग्रेस की चन्नी सरकार हटाई, खुद मुख्यमंत्री बना। गुजरात में जितना वोट उसको मिला उतना ही वोट कांग्रेस पार्टी का कम हो गया। तो वो तो हर जगह कांग्रेस को ही डैमेज कर। देखिए एक बात बहुत ध्यान से देखिए संजय सर, जहां पे कांग्रेस नहीं वहां केजरीवाल नहीं खड़ा हो पाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि उसे वोट खाना है कांग्रेस का। यहां कांग्रेस पास अपना वोट नहीं है तो खिलाएगी क्या? तो आप देखिए राजस्थान में भी सफल नहीं है वैसे तो वो, यहाँ तो कांग्रेस है। राजस्थान में नहीं खा पाया वो अभी तक। राजस्थान, हरियाणा में भी कांग्रेस है, पर हरियाणा का चूंकि केजरीवाल खुद बिलोंग करता है तो हरियाणा के लोग उसको अच्छे से पहचान गए, वहां भी नहीं कुछ कर पाता। घर के लोग तो जानते ही ना कौन कैसा है। एमपी में भी ट्राई किया था उसने, लेकिन एमपी में भी नहीं चला। वो तो ये नॉर्थ उसके ईस्ट में लिए भी चुनाव लड़ने गया था, लेकिन गुजरात में उसने कांग्रेस को डैमेज कर दिया बुरी तरह से। गुजरात में कर दिया। और मजेदार बात यह है कि गुजरात का जो इसका स्टेट हेड है इटालिया, गोपाल इटालिया, वो कहता है मंदिर जाने वाले हिजड़े होते हैं, इधर केजरीवाल मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो इन लोग पहले आपस में तय कर लें कौन क्या है। ये बात तो है, लेकिन हमारे जो है वो मोदी जी जो हैं वो कब तक स्थिति प्रज्ञ बने रहेंगे? एक बार नरसिम्हा राव ने कहा था, उस समय इनकी इस बयान पे बड़ी चर्चा भी हुई थी, आलोचना भी हुई थी। उन्होंने कहा था कोई फैसला ना लेना भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। यू रिमेंबर, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज अ बिग डिसीजन। आपको स्मरण होगा। तो नरेंद्र मोदी साहब का एक अपना अंदाज है, और एक्चुअली जो मोटी सी बात सामने आई है, मुझे अगर मैं उस पूरे प्रदर्शन को समअप करूं तो मैं इस तरह समअप करना चाहता हूं कि साहब इस पूरे प्रदर्शन के दौरान नीट का री एग्जाम हुआ। अगर मुझे ठीक याद है तो तकरीबन 30 लाख बच्चे बैठे उसमें, 20 और 20 बैठे, 20 की 29, आर यू 20 श्योर? 20 चलिए बैठे हैं और उसमें ओके, से तो सुनिए मेरी बात, 11.1 लाख जो है वो सफल हुए। जस्ट अ सेकेंड। तो 20 लाख बच्चे बैठे, तो नीट का जिस भी बच्चे ने एग्जाम देना था, जाहिर सी बात है वो प्रदर्शन स्थल पे तो नहीं होगा ना, वो तो तैयारी कर रहा होगा। तो जब नीट के सारे बच्चे घर बैठ के एग्जाम दे रहे थे या तैयारी कर रहे थे, तो नीट के एग्जाम को मुद्दा बना के प्रदर्शन करने वाले कौन है? कौन है? एक मतलब ऐसे ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। कोई शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस्तीफा मांग रहा है, कोई शिक्षा मंत्री, कोई धर्मेंद्र प्रधान की जगह महेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। किसी को ये तक नहीं मालूम कि वो हैं क्या। किसी को नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम, नीट को नासा से जोड़ के एक लड़की बता रही थी कुछ। रियली रियली वो सुपरस्टार बनी हुई है, और उसको एन से नासा समझ में आया। खुद वो सीबीएसई में पढ़ती है, उसको ये नहीं मालूम सीबीएसई का मतलब क्या होता है, और वो आज सुपरस्टार बनी हो, मोदी को अनपढ़ कह रही है। तो माय पॉइंट इज अनपढ़ तो साहब हमारे क्या बोलते हैं उनको, वो अब देखिए मैंने अभी आपसे बताया था, अभी आपको मैंने बताया था। हिजड़े नसीरुद्दीन शाह भी बोल रहे हैं कुछ तो। सुनिए अभी नसीरुद्दीन शाह पे भी आएंगे। तो जो बच्चे वहां बैठे हैं उनका नीट से कुछ लेना देना नहीं। दूसरी तरफ मेरा यह मानना है कि इस देश में जो मैक्सिमम वोट एनडीए को मिला है वो 45% है। यानी इस देश में अभी भी 55% लोग ऐसे हैं जो येन केन प्रकारेण मोदी को हटाना चाहते हैं, भाजपा को हटाना चाहते हैं। मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे CAA का हो, एनआरसी का हो, एनपीआर का हो, और मुद्दा चाहे ये आपके नीट का हो। आज तो मैं देख रहा था नाराए तकबीर चल रहा था, अल्लाह अकबर चल रहा था। द पॉइंट इज कि कोई भी मुद्दा हो ये खड़े हटाने के लिए।
तो ये वही लोग हैं जिनको मोदी ने आंदोलन जीवी कहा था। जहां तक नरेंद्र मोदी का आपका सवाल था, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को ये लगता है कि बच्चे नीट से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें तो मेरे खिलाफ आंदोलन करना ही करना है। अब आप देखिए राकेश टिकैत ने क्या बयान दिया था। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी रोक देंगे तो हम पाकिस्तानी किसानों के लिए आंदोलन करेंगे। आप देखिए, वो भी तो किसान है। आप सुनिए, तो ये वो लोग हैं जिन्हें ये सब करना है और करना है और करना है और करना ही करना है। इनको आप रोक नहीं सकते, ये तो करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ना लेने की ये एक वजह हो सकती थी। दूसरे, मैंने आपको अभी बताया था कि केजरीवाल अभिजीत दीपके से आंदोलन की बागडोर छीनकर राका को देना चाह रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं अपने सामने, अभी इनका पोस्ट आ गया है एक्स पे अभिजीत दीपके का। वो कह रहे हैं मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रहा हूं। ये तो सवेरे ही आ गया था। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मुझे फीवर आ गया है। तो ये बात 2 दिन से चल रही है कि ये दीपके को हटा के राका को ला रहे हैं। अब उन्होंने इसको अपना तबीयत और फीवर का बहाना बना के उनको अलग कर दिया गया है। और अब साहब दलित एकता का क्या हुआ? मैं बता रहे साहब, दहिया भी दलित था, उसको बेचारे को बर्गर खाने की वजह से हटा दिया गया। और दीपक जो है वो कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े सब कुछ खा के उसके बाद भी बना हुआ है, वो भी दलित है। हाँ, अब ये थोड़ा एक इशू अगर कोई उठा सके तो बन भी जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये सब इश्यूज आजकल बहुत तेज बनते हैं। और जब से आशुतोष राका के हाथ में बागडोर आई है, आप उसके बयान सुन लीजिए, आप उसका भाषण सुन लीजिए, किस कदर भड़काऊ बातें कर रहा है। और जब से आया उसने देखिए दोबारा दंगा फसाद शुरू करा दिया। कल भी पुलिस पे हमला हुआ, आपने देखा, आज भी। और मुझे लगता है जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये वो कहते तो कह रहे हैं कि साहब ये तो सारे भाजपा ही हैं। गुंडे, ये तो भाजपा भेज रही है गुंडे। हाँ, और तो आप भाजपा समझ, अपने ही गुंडों को पहले भेजती है, फिर उनको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तो ये लोग उसको रोकने जाते हैं कि नहीं, 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 हमें भाजपा तो वालों से बहुत है। आप मान लीजिए कि दीपके जो है वो राका को भाजपा ही कह रहा है। और इसमें कोई इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। संजय सिंह राहुल गांधी को भाजपा ही कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो हो सकता है दीपके भी राका को मजे की भाजपा ही बात कह। साहब, कल अखिलेश यादव जिस तरह से हुए, बिल्कुल वो हो गए, क्या बोलते हैं, उत्तेजित, क्या आप और कांग्रेस के सब आपस में मिलकर तय कर लेंगे। भाई अच्छा देखिए, सारा आदमी अपने हिसाब से कह रहा है। सुनिए, बहुत ध्यान सुने। मतलब कॉकरोच कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ हरकारा है, हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। सबको अपनी अपनी पोस्ट नजर आ रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कैसा प्रधान कैसा मोदी, मुझे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए। योगी जी तो कहीं है ही नहीं। सबका अपना अपना है। अभी तेजस्वी यादव आ जाए तो कहेंगे हमको सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहिए। भाई अब आप देखिए, आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले से बड़ी दूरी बनाकर रखी। कैन यू गेस व्हाई? हाँ बताइए। मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कि नीट का मामला है, एमबीबीएस एंट्रेंस का मामला है। अगर कहीं मैं आ गया तो मेरी दोनों बहनों की डिग्री की अगर जांच शुरू हो गई, उनके दाखिले की जांच शुरू हो गई, जो पहले से काफी विवादित है। दोनों ही बहनों का मेडिकल एंट्रेंस बड़ा विवादित रहा है, दोनों की डिग्री बड़ी विवादित रही है। दोनों का वहां जाना ही नहीं चाहिए। आज मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया मेरे एक्स पोस्ट पे। अखिलेश यादव ने एकदम झूठा एक बयान बताना शुरू कर दिया कि लड़की के कपड़े फाड़े। हकीकत यह है कि अगर मैं चुनौती दे रहा हूं कि मुझे एक भी वीडियो आप नहीं दिखा सकते जहां किसी लड़की के कपड़े फाड़े गए हो, और अखिलेश यादव ने इसको संसद में चिल्ला के कहा, संसद के बाहर कहा, उनके साथ धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, सब के सब लड़की कपड़े फाड़े, लड़की कपड़े फाड़े। तो लोगों ने कहा भैया कहाँ लड़की के कपड़े फाड़े। अलबत्ता उन्होंने वो ढूंढ के दिखा दिया जहां मुलायम सिंह पे आरोप लगे थे कि उन्होंने गेस्ट हाउस कांड में मायावती कपड़े फाड़े या फाड़ने की कोशिश की थी। तो ये वो वीडियो आ गया सामने। तो जब वो वीडियो सामने आया तो किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि अखिलेश यादव ढूंढ ढूंढ कर समाजवादी पार्टी के सारे पाप गिनाने वाले पोस्ट करते हैं। जब आपने राम मंदिर का इशू उठाया तो लोगों ने अयोध्या में फायरिंग का इशू उठा दिया। आपने कपड़े फाड़ने वाला जो फर्जी इशू उठाया तो लोगों ने गेस्ट हाउस कांड उठा दिया। तो आप मतलब ये आप जितनी बार बोल रहे हो आप अपने पुराने पाप गिनाते हो। अब ये प्रियंका वाड्रा इतना ज्यादा कूद रही थी, कल उनका वीडियो आ गया जिसमें वो कह रही राजस्थान में हमने सर पटक लिया। भाई
पेपर चोरी नहीं रुकेगी, इसी में आपको समझौता करना है। आज मैंने देखा कि पीटीआई वाले प्रियंका वाड्रा के पास गए थे कि साहब मैडम वो आपका कल का वीडियो आया है, तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगी। तुम लोग जान के वही बात पूछते हो जो सरकार कहती है पूछने के लिए। एक गजल की लाइन थी ना संजय सर की, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है, तो उसी अंदाज में उन्होंने कहा मैं कतई इसका जवाब नहीं दूंगी। बड़ा इस मामले में जो है वो बड़े फनी सीन्स आ रहे हैं। कल तो मतलब जो देखा और मैंने केजरीवाल तो सबसे ग्रेट है, वो तो एक ही दिन में इधर लाठीचार्ज का विरोध कर रहा है और उसी दिन पंजाब में लाठीचार्ज करा रहा है। हाँ। और तो और मैंने देखा राहुल गांधी के साथ पेपर लीक के मामले में ही करा रहा है, पेपर लीक में ही करा रहा है। और सतीशन आके बैठे हुए थे केरल से। और मजेदार बात यह कि केरल में सतीशन की पुलिस इसी कॉकरोचों पर वोटर कैरेन चला रही है। कमाल की बात है। राहुल गांधी के सारे बयान आ रहे हैं कि सड़क पे प्रदर्शन करके क्या बिगाड़ लोगे, खबरदार, सुनने वाले नहीं है चिदम्बरम के। तो ये तो बड़ा विपक्ष के साथ एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है, ये किसी मुद्दे पे सब मुंह खोलते हैं और इनके पुराने पाप गिनाए जाने लगते हैं और सबके सबूत भी आ जाते हैं। मुश्किल है, ऐसे तो कैसे चलेगा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे कोई नमाज नहीं हुई। पता चला लोग वीडियो में ले आए, मैंने एक बार कटिंग लगाई, फिर लोग वीडियो में ले आए, सब कुछ हो गया। अच्छा वो लाए भी अगर किसी को पैरोकार, तो वो भी अभी मुक्तेश्वरानंद को। ये मुझे हंस के मेरे पेट में बल कर पड़ गए कि और कोई मिला ही नहीं मुक्तेश्वरानंद जैसा जो 1 मिनट में अपना आपा खो देता है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अभी मुक्तेश्वरानंद को फिट करने का तरीका समझ में आ गया है। उनको समझ में आ गया कि पिछली बार मैंने इसे पिटवाया था, देखिए मेरे एकदम पक्ष में एकदम भिड़ा हुआ है, अगली बार बन जाऊंगा तो और पिटवाऊंगा, फिर मेरा एकदम पक्का समर्थक हो जाएगा। भाई मैं तो वहां मौजूद था ना जब बनारस में लाठीचार्ज हुआ था। यू विल नॉट बिलीव इट संजय सर, कि छोटे छोटे बटकों को कैसे मारा गया। अभी मुक्तेश्वरानंद तो 8 दिन अस्पताल में रहा। हमारा दुर्भाग्य कि इस समय जाके उस गद्दी पे बैठ गया जिसपे जो शंकराचार्य जी की गद्दी, ये हमारा नहीं, ये सनातन का दुर्भाग्य। मैं खुलेआम अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए ऐसा कह रहा हूं। मैं तो गया था उनको, मैं आपने देखा था मेले में, मेरी उनसे बहस भी हुई थी। हाँ उसने मुझे गालियां दी थी उसने मुझे। हाँ वो अलग बात है, टाइम्स नाउ ने सब गालियां वाली वाला काट दिया सब उठाकर, और वो तो मुझसे बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, बल्कि उसके चेले तो मुझे मारने की धमकी दे रहे थे वहां। और मैंने तो अभी मुक्तेश्वरानंद को उस समय देखा है बनारस में जिस समय ये कुछ नहीं था। मैंने तो उसके सारे कारनामे मेरी आंखों के सामने। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आदमी ऐसी गद्दी पे बैठा है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, आप देखें अभी मुक्तेश्वरानंद के जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके शंकराचार्य पद पे बैठते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से स्टे रहा। उनका पूरा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे में बीत गया। अब अभी मुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं क्या 100 करोड़ हिंदुओं को ये बात, मानिए कल ये फैसला आता है इनके खिलाफ आता है, तो हमको पता चलेगा कि पिछले 50 साल से जितने शंकराचार्य हुए, अभी मुक्तेश्वरानंद हुए, इनके गुरु जी हुए, कोई शंकराचार्य था ही नहीं। तो फिर हम हिंदुओं की क्या हालत होगी? तो क्या हम 100 करोड़ हिंदुओं को ये जानने का हक नहीं कि हमारा शंकराचार्य कौन है? भाई 3 और भी हैं, वो तो निर्विवाद हैं। अरे वो निर्विवाद है ना, ये जिस गद्दी पे बैठे हैं वहां पे भी तो लाखों करोड़ों भक्त है। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। 100 करोड़ हिंदुओं को जानने का हक नहीं कि उनका शंकराचार्य कौन है। 40-40 साल आपके यहाँ मुकदमा लटका हुआ है। सर मुझे तो लगता है कि जो बद्रीनाथ की जो पीठ है आपकी, ये जो गद्दी है बद्रीनाथ वाली, ये कुछ अभिशप्त सी है। क्योंकि ये इसको आप देखें तो 1941 में जाके इस पे फैसला हुआ था। उसके पहले 200 साल के आसपास करीब वो गद्दी जो थी वो खाली रही थी। 1941 में बने थे वो, क्या नाम है उनका, स्वामी नाम बोलो। अभी ये स्वरूपानंद जी के पहले एक छोटे टेन्योर के, एक बड़े टेन्योर के 2 शंकराचार्य हुए। माय पॉइंट इज कि गद्दी खाली रहे, समथिंग एल्स।
लेकिन यदि किसी गद्दी पे 50 साल सर नवाने के बाद आपको ये पता चले कि जो आदमी वहां बैठा था वो शंकराचार्य था ही नहीं, तो कैसा लगेगा? नहीं, स्वरूपानंद जी का तो वो पूरा विवाद ही हो गया ना कि स्वामी शांतानंद बने। अरे स्वरूपानंद आपके जी का पूरा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे में चल गया। अब वही काम ये कर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अभी मुक्तेशानंद को कि आप छत्र नहीं कैरी कर सकते, आप छत्र कैरी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए स्वामी स्वरूपानंद जी बद्रिकाश्रम में विवाद में अवश्य थे, लेकिन वो द्वारका पीठ के तो वो निर्विवाद थे ना हाँ, शंकराचार्य। उनके उनके पास ये शंकराचार्य बात होने में सही किसी को कोई संदेह नहीं। ये हाँ हाँ, दो उनके पास दो पीठें थी। उनके तो पास एक दो पीठ पीठ विवादित थी, थी पर दूसरी पीठ उनकी निर्विवाद थी। और लेकिन दूसरी यहाँ पीठ तो उनकी निर्विवाद थी। हाँ, यहाँ पे दूसरी उनके पीठ पास तो पे एक ही है स्वरूपानंद जी का और वो दूसरा विवादित है। दूसरा शिष्य बैठ गया है, वहां पे तो दूसरे शिष्य बैठ गए हैं। वहां पे निर्विवाद है, कांची निर्विवाद है, आपके श्रृंगेरी निर्विवाद है, और आपके ये पुरी भी निर्विवाद है। आप सोचिए हमारा शंकराचार्य बयान दे रहा है कि अगर अखिलेश यादव मुझे मदद के लिए बुलाएंगे मैं दौड़ा चला जाऊंगा। हु कुड हैव इमेजिन्ड? व्यक्ति जो है ना वो सामान्य, ये मैं कहूँ कि ये पीठ तो छोड़िए, ये एक किसी सामान्य पद पर रहने लायक भी नहीं है। और साहब मेंटली कुछ मुझे इनमें क्या बोलूं मैं, वो मेंटली हर समय इतना एजिटेटेड रहते हैं, इतना एजिटेटेड रहते हैं। देखिए 6 रिपु कहे गए, षडारी, षड हरि, 6 रिपु हैं। कौन है 6 रिपु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब इनमें से हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास निर्विवाद रूप से मद, मात्सर्य और क्रोध, ये 3 तो निर्विवाद रूप से, बाकी के नहीं, बारे में मैं कह नहीं सकता। मैं कह सकता हूं पर अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। चलिए टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। ये है साहब। अच्छा, कल्याण बनर्जी एक बार पुनः सस्पेंड हो गए हैं, और इस बार काकोली घोष को कुछ अभद्र बात कहने के कारण सस्पेंड हो गए हैं। और हमारी ममता दीदी जो है वो सीजेपी ज्वाइन करने आ रही हैं। उनकी पश्चिम बंगाल में उनकी रैली जो है वो नितांत असफल हो गई है, और हाई कोर्ट जो है वो उनके साथ किसी भी प्रकार का अकोमोडेशन या कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो कम से कम एक वो फ्रंट जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा संभाला हुआ है। एक तो इस पर टिप्पणी करें, उसके बाद फिर हम जरा थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। मैं दोनों पे बता दे रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने वो फ्रंट बहुत अच्छा संभाला हुआ है। और देखिए प्रोटेस्ट कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी संभली हुई होती है। मैं आपको वो याद दिला दूं कि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो ये नरेश टिकैत के मुंह से निकल गया था कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ प्रदर्शन करने। तो योगी का बयान आया था कि हम स्वागत के लिए तैयार हैं, उसके बाद वो दिल्ली भाग गया। उसने कहा जाने लखनऊ जाने कोई मतलब नहीं। तो उत्तर प्रदेश भी ठीक ही है, बढ़िया चल रहा है। और हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छा, इसका एक कारण है, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के इतने लंबे समय तक मेंबर रहे कि उनको पूरा जिसे कहना चाहिए कि एक एक कमजोरी और या एक एक ताकत से वो इतनी पूरी तरह वाकिफ हैं। मंत्री रहे हैं, सरकार चलाना जानते हैं, टीएमसी के मेंबर रहे हैं, टीएमसी को जानते हैं, और अभी उनको भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। तो ही इज प्रूविंग टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीफ मिनिस्टर, इसमें दो राय नहीं। अब आप मुझे बताएं कि साहब की ये जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, तो ये हमारे कॉकरोच वाकरोच जो है, कॉकरोच तो कहते हैं बहुत तेजी से फैलता है, तो ये फैल के गाजियाबाद या नोएडा तक क्यों नहीं आ पा रहे? अब आप देखिए, ये तो वही बात है जो मैंने आपसे कही थी। देखिए कभी कभी बड़ा एक वो हो जाता है, जिसे कहना चाहिए कि जैसे हरियाणा में एक मुझे कभी कभी लगता है नायब सिंह सैनी नाम का एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको पर्याप्त क्रेडिट नहीं मिलता, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है। लेकिन देखिए कैसे पंजाब के किसान मचल के बॉर्डर से लौट गए
और सिर्फ इस शर्त पे लौट गए कि हमारे जो आदमी उठाए हैं नायब सिंह सैनी ने उनको वापस कर दें, हम अपना प्रदर्शन स्थगित कर देंगे। हरियाणा इतना बड़ा बफर बन के बैठ गया है दिल्ली और पंजाब के बीच में, और नायब सिंह सैनी, आप देखिए उस आदमी की कभी चर्चा नहीं होती, पर कहते हैं ना, नो न्यूज इज गुड न्यूज। वो भी गजब का बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में तो मैं दिन रात ही कहता रहता हूँ, उनका तो अपना एक खौफ है, एक टेरर है, और वो नजर भी आता है। जिसको भी शरारत करनी होती यूपी के बाहर ही जाके करता है, इनके राज्य में तो नहीं करता। और आपको जानकर फिर से याद दिला दूं मैं कि तौकीर रजा की अभी भी जमानत नहीं हुई है। अच्छा, तौकीर रजा का बीच में शौक चढ़ा गया था उनको, वो बार बार जो है वो बरेली में उत्पात करने का प्रयास करने लगे थे। नहीं, इसका कारण है, देखिए तौकीर रजा का मुलायम सिंह के सरकार में तो उनका एक छोटे मोटे सीएम जैसा जलवा था। मायावती ने भी जब तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था तो मुश्किल से 17-18 घंटे के अंदर उनको तौकीर रजा को छोड़ना पड़ा था। अब ये हालत है कि महीनों तो उसने जमानत की अर्जी नहीं डाली, और डाली भी बेमन से तो खारिज हो गई। लोग कहते तौकीर रजा निकलना नहीं चाहते। बरेली के लोग उनसे बहुत खफा हैं कि हम सबको पिटवा दिया, हमारे मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, खुद जाके जेल में बैठा है। उधर आजम खान ने अपनी सजा पे सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवा ली। ये और मजेदार बात, उनकी सजा पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई। बाहर नहीं निकलना चाहते हो? नहीं, वो तो निकलना चाहते हैं, हालांकि जब वो निकलते हैं रामपुर नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं वो भी, लेकिन उनकी सजा तो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव हो गई। आजम खान का भी देखिए, आपने देखा नहीं, उनके एक ओवरब्रिज निकला जो उनके घर से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में सीधे लैंड करता था, उस पर आजम खान के अलावा किसी और को चलने की इजाजत नहीं थी। सोचिए, इसका मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ। शहबाज शरीफ ने अपनी तीसरी बेगम के लिए अपने घर से लेकर लाहौर में अपने ऑफिस, अपने घर से और अपनी तीसरी बेगम के घर के बीच में एक ओवरब्रिज बनवा रखा था जिसपे सिर्फ शहबाज शरीफ चलते थे। तो फिर ये भी जानकारी आवश्यक है कि ये जो जिस डीएम को इन्होंने कहा था ना, अब शब्द कहते, आजकल रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन वही है शायद। हाँ, वो कमिश्नर है, तो चूंकि कमिश्नर है तो पदे जो कमिश्नर होता है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष हो जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है दैट वे। लेकिन देखिए, उन्होंने सिर्फ अगर यही कहा होता ना कि जूते मंजवाऊंगा और तनख्वाही है, तब तक तो बात ठीक रहती है। उन्होंने डीएम साहब और डीएम साहब की मां को गाली दी थी। अच्छा, और वो भी एकदम जिसे कहना चाहिए माइक पे। साहब, आजम खान का दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा। आप सोच नहीं सकते, जो आदमी अपने नेता मुलायम सिंह यादव को हिजड़ा कहता था मंच से, खुद ही समझ लीजिए, मंच से। अरे भाई, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, और वो भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए। बिल्कुल साहब। वो जो सरकार जो चली थी वो यूनिक सरकार थी, इसमें कहते थे कि साहब कि यहाँ कम से कम 4 चीफ मिनिस्टर तो हैं ही। 4.5। अच्छा, आधा कोई और था। 4 तो ये थे सब, 3.5 कहलाते थे, 3.5 कहलाते थे। एक मुलायम सिंह, एक आजम खान, एक शिवपाल यादव और आधे अखिलेश। 3.5 मुख्यमंत्री सरकार। 3.5 थे। तो वो और 4.5 कहने वाले लोग इसमें राम गोपाल यादव को भी जोड़ लेते थे। अच्छा। हालांकि राम गोपाल यादव का जो प्रभाव क्षेत्र है वो केवल एनसीआर है, गाजियाबाद नोएडा के आगे क्या होता है उनसे मतलब नहीं। उनका सारे इंटरेस्ट, उनका सब राजनीति उत्ते से हिस्से में, क्योंकि उनको चुनाव कभी लड़ना नहीं, आज तक कभी एक पार्षद के चुनाव नहीं जीते। वो राज्यसभा में रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं बस। राज्यसभा में तो उनको मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए। हाँ, और ज्यादा हो गए। बहुत खूब। अगर मुझे ठीक याद है तो राम गोपाल यादव का ये 6ठा टर्म होना चाहिए। तो भाई फिर लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि योगी के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा कॉकरोचेस का, नहीं, ऐसा तो कोई कभी नहीं है। कॉकरोचेस का प्रभाव योगी पे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई? योगी का नीट से क्या लेना देना?
योगी का यूजीसी गाइडलाइन से क्या लेना देना, योगी का शिक्षा मंत्रालय से क्या लेना देना, योगी का जंतर मंतर से क्या लेना देना। अलबत्ता लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अगर योगी के हाथ में दिल्ली पुलिस होती तो इस प्रदर्शन को अपनी हैसियत समझ में आ जाती। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि अमित शाह जो इतना सक्सेसफुल होम मिनिस्टर है एज फार एज इतना बड़ा काम कर दिया कि नक्सल्स को अपरूट करना कोई छोटा मोटा काम नहीं था, और वो जो है वो दिल्ली में फेल हो जाता है। इसका मतलब या तो दिल्ली में उनकी चलती नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं फिर भी नहीं कहूंगा। भाई मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। 3 दिन हो गया संसद में हंगामा होते हुए। नरेंद्र मोदी तो वैसे भी कभी कदार आते हैं, पर अमित शाह हमेशा जो जमे रहते हैं, 3 दिन से उन्होंने संसद में पाँव नहीं रखा है। पहले दिन वो आए थे, अमित शाह उनसे धर्मेंद्र प्रधान से बाहर मिलके चले गए पार्लियामेंट के अंदर, और पिछले 2 दिन में तो अमित शाह देखे भी नहीं गए। मेरा सवाल ये कि अमित शाह कहाँ है, कहाँ है अमित शाह? हालांकि इसका जवाब मैंने आज अपने शो पे दूंगा, आपके शो पे नहीं। नहीं, मैं देखिए, अमित शाह के ऊपर आप कोई भी आरोप लगा सके, अमित शाह के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि उन्हें राजनीति नहीं आती, और ये आरोप भी नहीं लग सकता कि उनको प्रशासन नहीं आता। और जो कुछ भी हो रहा है, जो हालांकि मैं फिर कहूंगा इसमें एक थोड़ा सा एक मैंने ये डिसेंटिंग प्रश्न पॉइंट ये पूछा जरूर ही नहीं था। कहूंगा, अलाउ मी टू मैं कंप्लीट आप सर। मैं इसमें थोड़ा सा डिसेंटिंग पॉइंट अपनी ही थ्योरी से ये रखूंगा कि दिल्ली पुलिस का अपना एक एक दिल्ली पुलिस अपने आप में एक एंटिटी है। आपने दिल्ली पुलिस को करीबी से देखा नहीं है, जब आप करीब से देखेंगे, कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे ऐसे इतना खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन अलग अलग लाइंस पे दिल्ली पुलिस का जो एक एक फितरत है, वो एक अलग बॉडी है। आप इसको समझ लीजिए, या तो आप पूरी दिल्ली पुलिस को सैक कर दीजिए, नए सिरे से पूरी फोर्स को बिल्डअप कीजिए, वरना दिल्ली पुलिस क्या है, मैं क्या बोलूं। मैं तो ये जानता हूँ कि कुछ न कुछ तो है, वरना इसे इस तरह के आंदोलन के बीच में कहीं पुलिस कमिश्नर हटाया जाता है क्या? वो भी, हाँ बताइए बताइए बताइए। पुलिस कमिश्नर ऐसे तो नहीं हटाया जाता। सतीश गोलचा जी को हटा दिया गया, और हटाने के बाद उनको कोई दूसरा पद भी नहीं दिया गया, और उनको जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में अटैच करके रखा गया। लोग कह रहे हैं कि उनका पेशेंट जवाब दे रहा था, और वो और पेशेंट होने को तैयार नहीं थे। तब तो फिर अच्छा काम किया वो तो बिल्कुल, और पेशेंट होने को बिल्कुल तैयार होना भी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे थे कि ये बहुत हुआ तमाशा, मैं इनको ठीक कर ही देता हूँ। उनको हटा ला। और जहां तक अमित शाह और मोदी का सवाल है, इनका मानना है कि साहब ये प्रेशर वॉल्व है। 2-3 साल में, अगर 2 साल में एक इस तरह का प्रदर्शन हो जाता है, तो हमारे दो काम होते हैं। एक तो जो 55% जनसंख्या है, उसका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, और हमारी जो 45% जनसंख्या है, वो इन लोगों का नाटक देख के फिर से हमारी तरफ और मजबूती से खड़ी हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि तो लोग बड़ा नरेंद्र बड़ा सिनिकल है, अगर है मेथड कोई तो। नहीं, आप बताएं ना, आप इसको देखें कि जिस समय आप कॉकरोचेस की महफिल में, आज जैसे नारा लग रहा है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, तो मतलब जिसको मोदी से नाराजगी होती है, जो खुद जैसे मेरे जैसे लोग जो कहते हैं कि अभी धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो भी जब ये नारा लगता है देखते हैं, तो उनको उनकी सारी सिंपैथी खत्म हो जाती है। इसीलिए आज मैंने लिखा है कि मुद्दा कितना भी सही हो, मुद्दा ही सारे गलत है, मुद्दा ही सारे गलत है। और मैं इसी को बार बार कहता हूं कि लोग जब अमित शाह और जब 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 लोग बार बार मोदी और योगी का चेहरा देके वोट देते देते जब थक जाते हैं, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा देख के वोट देने लगते हैं। आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश, आने वाले हैं, अब देखिए। हाँ, ये 2027 में अखिलेश जी की जो है वो कॉकरोच सरकार बनेगी। अब सारे कॉकरोच जो है वो, आप घड़ी क्यों देख रहे हो बार बार? जब 45 मिनट हो गए थे, इसलिए मैं देख लिया। 45 मिनट को हमने फिक्स थोड़ी कर रखा है। नहीं, कोई फिक्स नहीं कर रखा, लेकिन मेरी तमाम फिक्सर्स है। बार बार कहा देखा साहब, एक बार देखा, आप तो कमाल बात कर। दूसरी बार देखा। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं?
हाँ, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम क्या करेगी? मुझको गिरफ्तार। अच्छा, वो तो आपको थ्रेट दी जा चुकी है ना, लक्ष्मण यादव दे चुके हैं। मनोज यादव ने दी है और तमाम लोगों ने दी है, लाइव टीवी पे दी है। अभी मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी ने मुझको विक्षिप्त घोषित किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से। अच्छा, क्यों? पता नहीं, कुछ हमने कोई पोस्ट किया था तो उसमें वो जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी रहे हैं वैद साहब, तो उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने जाके उनसे कहा कि डीजी साहब आप तो संभल के रहिए, वो आदमी तो विक्षिप्त है। मेरे पोस्ट का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो पहला काम तो मैंने बता दिया। अच्छा, चलिए, बाकी पब्लिक के लिए क्या करेगी पहला काम? जो अखिलेश यादव ने अब तक कहा है वो ये कहा है कि अतीक और मुख्तार का बदला लिया जाएगा। अतीक और मुख्तार का बदला लिया जाएगा। और सब जगह अतीक और मुख्तार की स्मृति में कमेटियां बनाई जाएंगी, जो पूरे जिले का प्रशासन वही चलाएंगे। एक अतीक कमेटी चलाएगी और एक मुख्तार कमेटी चलाएगी। और कुछ अगर आतंकवादी वगैरह बंद हुए होंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेना होगा। पिछली बार लिया था तो हाई कोर्ट ने कहा था कि पद्मश्री क्यों नहीं दे देते। भाई, पद्मश्री मुलायम सिंह को तो दे दी ना, ये सरकार भी तो कम नहीं है। पद्म विभूषण, विभूषण, सॉरी सॉरी, माय टेरिबल मिस्टेक। पद्म भारत विभूषण। रत्न ही दिया, बस भारत रत्न से एक स्टेप नीचे। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भारत रत्न भी दे देना चाहिए था। हाँ, समाजवादियों की मांग तो यही थी। लेकिन समाजवादी जो है उसका ट्रेड ऑफ तो करते नहीं, तो दे के फायदा क्या? ये दिक्कत है। चलिए साहब, आज की महफिल यहीं पर बढ़ाते हैं आगे। आज की मुलाकात बस इतनी। आज की मुलाकात बस इतनी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले संजय दीक्षित साहब यहीं इसी मंच पे, इसी माइक पे मुझे बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, इसलिए मुझे याद आते रहते हैं। जब भी शुरुआत होती है तो शुरुआत के पहले इज ऑलवेज हमिंग, ऑलवेज सिंगिंग। सो दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम।